स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झकास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ और आज लेकर आ गए हैं आपके लिए। बहुत दिनों से डिमांड थी कि जैसे गुरुजी कभी आपने लक्ष्य सीरीज पढ़ाया था, जैसे आपने 7 टॉपिक का विहंगावलोकन कराया है, वैसे ही वर्णमाला और ये जो यूपीपी, लोअर पीसीएस और तमाम सारी परीक्षाओं के लिए है। विशेषता भाई यूपीपी का एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून को है, उसके लिए एक बार टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए। तो हृदय में आया कि ये कर लिया जाए, ये अतिरिक्त श्रम है लेकिन कर लिया जाए। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक वाइज श्रृंगार लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना किसी बात कही, बिना कोई बातचीत, इस पूरी क्लास का शर्त यही रहेगी कि हम आपकी कोई बातचीत कभी नहीं सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वर्णमाला क्या है जी? जो हम बोलते हैं ध्वनियाँ, उन ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्हों की व्यवस्था की गई वो लिपि है, और वही लिपि की जो पहचान है वो वर्ण कहलाती है। भाई एक एक हर्फ, जो अंग्रेजी के ABCD हैं वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट वर्ण हैं, हिंदी में आ ई यू सब होते हैं, तो यही वर्ण है, वर्णमाला है। तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, यानी वर्णों की एक व्यवस्थित माला को हम वर्णमाला कहते हैं। और इस वर्णमाला से हम क्वेश्चन आंसर सीधे शुरू करेंगे। सवालों के बीच में जो कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो बताते चलेंगे। तो आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से संयुक्ताक्षर व्यंजन है? तो इनमें से संयुक्ताक्षर व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो हा, पड़ा, श और छ। निहायत सरल सवाल, आपको जान पड़ता है कि गुरुजी संयुक्ताक्षर तो खाली ये है, कौन सा है? छ, जो कि क और श से मिलकर के बना है। ये श जो है ये संयुक्ताक्षर नहीं है। अब संयुक्ताक्षर शब्द बना कैसे, ही शब्द से पूछिए तो आप पाएंगे कि एक शब्द है संयुक्त, दूसरा उसमें जोड़ दिया गया है अक्षर, तो इस तरह शब्द तैयार होता है संयुक्ताक्षर। दीर्घ संधि से शब्द तैयार होता है। संयुक्ताक्षर का मतलब संयुक्त अक्षर, संयुक्त माने जोड़ा हुआ। कैसे जोड़ा हुआ, कौन कौन से जोड़े हुए? तो संयुक्ताक्षर वर्णमाला की बिरादरी में 4 संयुक्ताक्षर पाए जाते हैं। आपको ये चारों जान लेने चाहिए जो प्रचलित हैं। एक तो सबसे पहले आता है क्ष, दूसरा आता है त्र, तीसरा आता है ज्ञ, फिर चौथा आता है श्र। ये 4 संयुक्ताक्षर पेट हैं। इसके अलावा और तमाम संयुक्ताक्षर बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिनको वर्णमाला में विशेष स्थान दिया गया, अलग रूप के रूप में उनको जाना गया, उनकी यहाँ पर चर्चा है। बाकी बहुत सारे हैं जो मिला मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे प्रमुख में प्रा लिखते हैं, तो एक प्रकार का संयुक्ताक्षर ये भी है। इसमें आधा पा है और पूरा रा है, आधा पा और पूरा रा है। तो सामान्यतः संयुक्ताक्षर की पहचान इन्हीं नाम से है। तो आप वर्णमाला के अंतर्गत जो संयुक्ताक्षर कहेंगे ये, बाकी लेखन में जितने संयुक्ताक्षरों की जरूरत पड़े उतने बना सकते हैं, ये फिक्स है। छ कैसे कैसे मिलकर के बना है? इसमें पहला अक्षर जो है वो आधा का है और जो बाद वाला अक्षर है वो सा है। ये त्रा जो बना हुआ है आधा ता और पूरे रा से बना हुआ है। जबर बात समझिएगा, आधा ता और पूरे रा से बना हुआ है। ज्ञा जो है वो आधे ज और पूरे यहाँ से बनी हुई है। और श्रा जो है ये तालव्य शा, ये वाला तालव्य शा, और इसके बाद रा से बना हुआ है। तो आपको ये छ, त्र, ज्ञ, श्रा जो हमारे संयुक्त व्यंजन है इनको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई कहे हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन कह लीजिए, संयुक्ताक्षर कह लीजिए, ये हैं जिनका नाम प्रचलित है। उसके अलावा बनाए जाने की संभावनाएं असीमित हैं, असीमित हैं। जितने अक्षर से आधा एक लो, पूरा एक लो, आधा एक लो, पूरा एक लो, मिक्स करते चला, दब बना ले संयुक्ताक्षर। आप दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्ष, 2-4 सवाल कर लेंगे, पूरी वर्णमाला एक साथ लिख के सब ऐसे पानी कर देंगे, बस पहले अभ्यास करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? एक तो स्पर्शी शब्द याद रखना है, दूसरे संघर्षी, यानी कि 2 कंडीशन दी गई है, स्पर्श भी और संघर्षी भी हो। तो आप बात करते हैं तो काखा का घांगा, चाचा जहिया, टाठा डा ढाड़ा, ताथा दा धाना, पाफा बाबा मा, ये जो 5 5 25 अक्षर हैं ये सारे सारे स्पर्शी हैं। लेकिन स्पर्शी के साथ संघर्षी की भी बात की गई है। तो स्पर्शी के बाद संघर्षी जो है वो झा होता है, का झा धा में, ये बाकी और कोई नहीं है, अकेले स्पर्शी भी है संघर्षी भी है। ये गुरुजी कहाँ है स्पर्शी संघर्षी, आप बताए दे रहे हैं। आइए हम आपको एक बार में पूरी वर्णमाला लिख देते हैं, अब भाई सब जान जाओगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर सादा पन्ना, अच्छा पहले दे दिया। अच्छा देखो पूरी वर्णमाला देखो, तनिक डार्क कलर ले लें, हाँ डार्क कलर ले लो। सब कौन सा ले लिया जाए? काला काला रंग लिया जाए। चलो देखो, सबसे पहले बात करेंगे आ ई उ री, ए ओ ऐ औ अंग और आह। अब ऐसे लिखा करो तो मजा आएगा। कच्चा टत्ता प, फिर आएगा ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड,
द ब घ झ ढ ध भ अंगा इया ड़ न मा। ये 5 पचे 25, 5 ऐसे ऐसे 5 ऐसे ऐसे 5 पचे 25 का एक स्क्वायर तैयार हो गया। फिर आता पा फा बा मा के बाद या रा ला वा, फिर आ गया शा शा सा हा, फिर आ गया छ त्र ज्ञा श्र, और 2 अक्षर और रह गए, एक रह गया अड़ा और एक रह गया अढ़ा। ये हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है। और आगत वर्ण विशिष्ट वर्ण इसमें तमाम सारे हैं जो अलग अलग समय पर उपयोग किए जाते रहे, जिनको विशिष्ट वर्ण कहा जाता है, जिनको आगत वर्ण कहा जाता है। विशेष वर्णों में सबसे पहले अंग्रेजी का अ आया था, हिंदी में एक विशिष्ट वर्ण है अंग्रेजी का, ये पहले अ आया। जब आप डॉक्टर लिखते हैं और डॉ के ऊपर ये लगा देते हैं, ये हिंदी की परंपरा नहीं अंग्रेजी की है, तो ये अंग्रेजी से विशिष्ट वर्ण आया। अच्छा, अब जब पता चला उर्दू में जिंदगी लिखने चले, तो जिंदगी लिखने चले तो जाके नीचे नुक्ता लगाया, ये जो का है, ये जा है, ये फा है, ये क्या है, सब विशिष्ट वर्ण है। अब इसी परंपरा में एक नया फारसी वर्ण शामिल किया गया है, या मराठी वर्ण। तो मराठी आदि लिपियों में इस ला प्रोनाउंसिएशन इसका ला के खानदान का है। जिन कोई कुलकर्णी साहब रहे, तो कुलकर्णी साहब जिस समय देवनागरी समिति के वो जो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय उसके अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि मराठी थे तो उनका प्रेम जागा कि नहीं नहीं वर्णमाला में इसको भी लिखिए, हम अपना कुलकर्णी नाम हिंदी में कुलकर्णी नहीं लिखेंगे, हम ये वाला ला बनाएंगे। तो उनकी कृपा से और बाकी जो 12 सदस्यीय टीम बैठी थी उनके वजह से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो इस बार की अपडेटेड किताब आई उसमें विशिष्ट वर्ण शामिल हो गया। तो आप जानिए तथ्य ये कहता है, उस पूरी किताब में कहीं ये गिनती में नहीं लिखा है कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं, वर्णमाला में 53 हो गए, इट वॉज नॉट मेंशन। हुआ ये कि विशिष्ट वर्ण शामिल किया गया। तो बाकी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये लोग हल्ला मचा दिए कि अब 53 हो गए, 53 हो गए, 53 हो गए, 53 हो गए, आप सब 53 गिन रहे हैं। अच्छा 53 हो गए तो 54 हो गए, 55 हो गए, 56 हो गए, 57 हो गए, यह तो गिनना चाहिए है। तो जो मानक बात है वो यही है कि उस पूरी किताब में जिस किताब का हवाला देकर ये शोर मचाया गया उसमें कहीं भी 53 नहीं लिखा है, इसको विशिष्ट वर्ण लिखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब परीक्षा सवाल पूछेगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से विशिष्ट वर्ण के रूप में सम्मिलित वर्ण इनमें से कौन सा है। हो सकता है बना के दे दे तो दे दे, ठीक है। और गिनती के सवाल जैसे यूपीपी ने पूछा या कुछ यूपी गिनती वाले प्रश्नों पर जब से विवादास्पद बातें होने लगी हैं, तो अब गिनती के प्रश्न आप देखें, साल 1.5 साल हो गया है सब हल्ला मचे, अभी कहीं कोई इतने पेपर हो गए कोनो गिनती नहीं बनाया। मालूम है गिनती बनाएगा बवाल होगा तो बवाली सलवे नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप देखें, अब आप ये ना कहें 52 है 53 है, कोई गिनती ना पड़े। जो हिंदी मूल वर्णमाला है उसमें 52 है, ये विशिष्ट वर्ण है। अब इसको विशिष्ट वर्ण मिला के 53 गिने, कैसे गिने वो उनकी मर्जी है। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अब तक 3 चिट्ठियां लिखी केंद्रीय निदेशालय को, और लेकिन उन चिट्ठियों का हमको कोई जवाब नहीं मिला है। तो अब हम डायरेक्ट कोई उपाय देखेंगे कि हम वहाँ जा सकते हैं क्या, या कोई और लीगल तरीका जिसके माध्यम से उनकी तरफ से हमको कोई प्रॉपर जवाब आवे, तब हम देखेंगे कि वो क्या उनका क्या स्टैंड है। लेकिन गिनती उस किताब में 53 कहीं नहीं लिखी, ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। खैर, तो हम बात करते हैं ये पूरी हमारी वर्णमाला, इनके नाम गांव जान लेते हैं। ये जो हमारे पास 11 है, ये क्या है, ये स्वर है। ये अंगा जो है इसको अनुस्वार कहते हैं। ये जो आहा है इसको विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो इनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वो होते हैं जिनको ना उसमें शामिल किया जाता है, क्या कहते हैं, स्वर में ना व्यंजन में। जो ना स्वर में शामिल है ना व्यंजन में, उनको अयोगवाह कहते हैं। तो इसलिए इनको स्वर में गिनना मूर्खता है और इनको व्यंजन में भी गिनना मूर्खता है, क्योंकि उसकी परिभाषा में कि ना स्वर में है ना व्यंजन में। ये हमारे यहाँ तक 33 व्यंजन होते हैं। अब इन 33 व्यंजन में छत्र ज्ञासरा जो है इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है, उच्छिप्त कहा जाता है, द्विगुण कहा जाता है, आदि आदि कहा जाता है, ठीक है। ये आपके ऊष्म है, और ये ऊष्म होने के साथ साथ संघर्षी भी कहे जाते हैं। ये आपके अंतस्थ हैं, और ये 5 पचे 25 स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और इस स्पर्शी में ये वाली जो लाइन है इनको संघर्षी भी कहा जाता है। तो ये स्पर्शी के साथ साथ संघर्षी हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी, समझिएगा कि स्पर्शी 5 पचे 25 है, और ये वाली लाइन जो है वो स्पर्श संघर्षी। इतनी बेसिक बात यदि आप जानते हैं तो आपको वर्णमाला की पहचान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो बिना कौनो और बात कही के हम सीधे सवाल पर बढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए कि चाचा झाझा चा के खानदान का है, इसलिए झा को क्या मान लेंगे, इस पर संघर्षी मान लेंगे। बाकी और खाली संघर्षी लिखा होता तो किसको मान लेते, खाली संघर्षी लिखा होता तो इसमें कोई नहीं है, सा 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 हा में से खाली संघर्षी होता तो मान लेते। आइए 3 नंबर पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 3, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्धस्वर व्यंजन है, व्यंजन है जिसको अर्धस्वर कहा जाता है। तो ये जो आपके अंतस्थ हैं 4 थे, या रा ला वा, इस अंतस्थ में या और वा जो हैं इनको कहते हैं अर्धस्वर। ये 2 अर्धस्वर कहलाते हैं। तो इसलिए दिए गए 4 ऑप्शन में या ही अकेले अर्धस्वर होने की हैसियत रखता है, बाकी कोई और नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ एक पुस्तकों में इन चारों को अर्धस्वर कहा गया है। तो आपको मैं पक्का कंफर्मेशन परीक्षा की दृष्टि से बता देता हूं कि अगर कुछ किताबें चारों को मानती तो या वा को प्रेफरेबली मानिएगा। जैसे ये सवाल है, इसमें ऑप्शन में रा भी लिखा हुआ है, लेकिन हम या को वैल्यू देंगे। तो या और वा को सदैव अर्धस्वर के मामले में वैल्यू देंगे। या और वा नहीं है लिखे हो और एग्जामिनर सवाल भी पूछा हो और ऑप्शन 4 हो और उसमें से रावला में से कुछ लिखा हो, तो ये मान लेना एग्जामिनर शायद वो किताब पढ़ के सवाल बना दिया हो। एग्जामिनर को एक किताब पढ़ के सवाल नहीं बनाता, एग्जामिनर सही कंसेप्ट पर बहुत सारे सवाल बना सकता है। तो आपका प्राथमिक उत्तर होना चाहिए वो या और वाही होना चाहिए। 4 नंबर सवाल देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में आने वाला अंतिम वर्ण कौन सा है। तो हिंदी डिक्शनरी जब ओपन करी जाती है, हिंदी का जब शब्दकोश ओपन किया जाता है बच्चा, तो हिंदी शब्दकोश खत्म कहाँ हो जाता है, इस हा पर। काहे मास्टर साहब, काहे कि छा जो है वो काव सा से बना है, या आधा ताव रा से बना है, या ज्ञा जा यहाँ से बना है, स्रा आधा साव रा से बना है। तो अगर आपको आधे का कोई अक्षर खोजना होगा तो का के खानदान में खोजोगे ना। क्षत्रिय अगर डिक्शनरी में खोजना है तो का वाले वर्ण बिरादरी में जाओगे। अगर तुमको त्रिशूल खोजना है तो ता वाली बिरादरी में आगे जाओगे, तब आधा ताव रा मिलेगा। ज्ञा खोजना है, ज्ञानी खोजना है, ज्ञान शब्द अगर डिक्शनरी में खोजना है तो जहां जा वाले अक्षर खत्म हो गए, चाचा जा, तो इसी जा वाले में मिलेगा। और ऐसे श्रा खोजना है, श्रवण खोजना है तो आपको इस वाले शा के बाद मिलेगा। यानी ये तो डिक्शनरी में ऊपर कहीं हजम हो गए। और ड़ा और ढ़ा से कुछ शुरू होता नहीं है, ड़ा ढ़ा इस खानदान के हैं, मूर्धा के खानदान के हैं, तो इसका मतलब हा के बाद कुछ बचबा ही नहीं करा। और जब कुछ नहीं बचा तो फिर मामला क्या हो जाएगा, हा अंतिम है। हिंदी डिक्शनरी में हा जो है वो अंतिम है, इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदी शब्दकोश में आने वाला अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा, हा हो जाएगा। आइए सवाल संख्या 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संघर्षी व्यंजन नहीं है। एक बात और बता दें, अगर आप खाली किसी छोटी बात को पकड़ के इसी में गिनने लग जाएंगे, हम 52 माने, 53 माने, ये माने कि वो माने, इन सब चक्करों से किनारे हो जाइए। आप हिंदी पढ़ करके जाइए, बहुत परीक्षाएं हुई हैं, एक सवाल नहीं आने वाला है, लेकिन कौआ कान ले गया की तरह उंगली में पकड़ा दिया। लेखपाल की परीक्षा मार पत्र पढ़ाई, पत्र का सवाल में ना आया नहीं आया। तो इसलिए संपूर्ण हिंदी पढ़ करके जाएं। अगर 37 क्वेश्चन आएंगे सिपाही में, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे लोअर पीसीएस में, अगर 50 क्वेश्चन आएंगे किसी अन्य परीक्षा में, 100 आएंगे किसी अन्य परीक्षा में, तो किसी एक सवाल के पीछे पूरी हिंदी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। जिस पर कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं, जिस पर कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं, तो हमारी तरह लेट इट बी करना सीख लीजिए, आनंद में रहेंगे। हिंदी भीतर कुल बुलाए, सवाल कोई आवे उसका उत्तर दे क्या, ये मायने रखता है। तो इस तरह के बहस प्रपंच फलाने ये कह रहे हैं, ढमाके कह रहे हैं, ये सब में जितने लोग पढ़ते हैं, हमको लगता है वो अपना समय जाया करते हैं, उसका कोई हल नहीं होता। जिस चीज का डंके की चोट पर होता है, मैं ढम ढम ढोल बजा के कहता हूँ जाओ लिख के आओ, फलानी किताब में लिखा है। जब लिखवा नहीं करा है तो ना हमारे मुंह से 52 निकले, 53 निकले। 52 अब तक चल रहे हैं, 52 है, लेकिन 53 कहीं नहीं पाएंगे क्योंकि केंद्रीय हिंसा की किताब में 53 नहीं लिखे। तो इसलिए ये जो कुलबुलाहट है, किसी कागज पे जिनके मार कुलबुलाहट जाग रही है, वो किसी कागज पे लिख के ऐसे जस्ट इसको छोड़ दीजिए कि ये कुछ है, ये नहीं है। बाकी पूरी वर्णमाला का आनंद लीजिए, उसमें झाम में न पड़िए। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में संघर्षी व्यंजन नहीं है। अब तो गुरुजी सब जान गए, संघर्षी नहीं है। सा 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 हा संघर्षी थे, ये जो श्रा है इसको संघर्षी नहीं माना जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल स्वर नहीं है। अब स्वरों के खानदान में जाते हैं तो मूल स्वर किसको कहते हैं। तो जो हमारे 11 स्वर हैं, उन 11 स्वर में छोटा, छोटी, छोटा उ, री, इनके दीर्घ रूप बड़ा, बड़ी और बड़ा उ, मूल स्वर में यही गिने जाते हैं। इनको जब मूल कहते हैं तो दीर्घ मूल कह देते हैं, या इनको संधि स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। और बाकी होते हैं संयुक्त स्वर। तो हमसे मूल स्वर नहीं है ये पूछा गया, तो आप जानिए अब आप देखो यही है कि आप अगर खाली मूल में इतने पटक गए तो गड़बड़ा जाएंगे। ये मूल स्वर हैं, ये मूल ह्रस्व हैं, ये मूल के ह्रस्व हैं, और ये मूल के दीर्घ हैं, मूल के दीर्घ हैं। ठीक, अब उसके अलावा एक चीज होती है संधि स्वर। जो संधि स्वर है, प्योर मूल स्वर यही है। संधि स्वर के अंतर्गत मूल संधि स्वर जो दीर्घ संधि वाला रूप बनाते हैं, आ
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और एक आते हैं मूल स्वर, मूल संधि स्वर, और संधि स्वर में एक खानदान आता है संयुक्त स्वरों का, जो दो अलग अलग स्वरों से जोड़ करके बनाए जाते हैं। कौन कौन? आ और ई को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और ऊ को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। बस अब छोटा के बाद ए आ जाए तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और छोटा के बाद या बड़ा के बाद ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो भैया ये संयुक्त हैं, जोड़े हुए हैं, दो अलग अलग से जोड़ करके बनाए जाएं तो वे संयुक्त हो जाएंगे। तो मास्टर साहब छोटा आ मूल स्वर है, बड़ी मूल दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन ये जो आय है ये मूल दीर्घ नहीं है, ये संयुक्त की बिरादरी का है। ये दो शब्दों से जोड़ करके बनाए गए हैं, दो शब्दों से जोड़ करके बनाए गए हैं, मतलब दो वर्णों से, दो अलग अलग स्वरों से जोड़ करके बनाए गए, इसलिए इसको संयुक्त स्वर रखा जाएगा। पूछा गया कौन मूल स्वर नहीं है, तो गुरुजी ये मूल ह्रस्व है, ये दोनों मूल दीर्घ हैं, ये नहीं है। आइए, और हमेशा प्रश्न का उत्तर दिमाग में रट के नहीं जाना है। अगर आप अपने आप को हिंदी के सहारे छोड़ना सीख पाएंगे तो आनंद आएगा। पहले से प्रश्न का उत्तर रट के नहीं जाना है। यदि पहले से रट के जाएंगे तो क्या होगा जी? लेखपाल पर्चे की तरह खान अब्दुल जब्बार लिखा होगा, जब्बार लिखा होगा, तुम उनको गफ्फार समझ के उत्तर लगाओगे। दिमाग में रट के नहीं जाना है। 4 ऑप्शन पढ़ना है, सवाल किस तरह गढ़ा गया है, दैट इज योर आंसर। आप हमेशा प्रश्न के नजरिए से उत्तर देना सीख लीजिए, आप कभी हिंदी गलत नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि 2 बरस यूट्यूब पर दे करके और 15 बरस इस जिंदगी में कुल जमा पढ़ा करके मैं अपने छात्रों में मैं ये सेंस, ये शऊर, ये डेवलप कर पाया हूं कि जब वो पढ़ते हैं तो ऑप्शन जरूर पढ़ते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करना जान गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अवृत्तमुखी वर्ण है? अवृत्तमुखी वर्ण क्या होता है? जिसको बोलने में वृत्त न बने, जिसको बोलने में वृत्त न बने। कैसे? बोल बोल के देख लो, जिनमें वृत्त बने। वृत्त बने माने कुछ अक्षर जो स्वर्ग होते हैं इनको बोलते हैं तो मुंह जो है वो ऐसे सर्किल बना लेता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे दांत फैल जाते हैं। तो जब मुंह गोल गोल हो जाए, वृत्त बन जाए तो वृत्तमुखी हो जाएगा। और जब अवृत्तमुखी माने जिसमें मुंह गोल ना हो, तो इससे ऊ बोल के देखो, ऊ होठ का वृत्त बन गया, ये वृत्तमुखी है। बोलो ओ गोल बन गया गुरुजी, वृत्तमुखी है। बोलो ए वृत्त नहीं बना गुरुजी, यही उत्तर है। बोलो आओ गोल बन गया, ये भी वृत्तमुखी है। तो ये जो उत्तर ए है ये अवृत्तमुखी है। पूरी वर्णमाला होठों की आकृति के आधार पर 2 हिस्सों, पूरी वर्णमाला स्वर जो है वो होठों की आकृति के आधार पर 2 हिस्सों में बांटे गए। एक तो वृत्तमुखी, दूसरे अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी वो है जिनको बोलने में मुंह वृत्त हो जाए, अवृत्तमुखी वो है जिसको बोलने में मुंह वृत्त न हो। बस इतना खेला है। अब पूछे बताओ छोटी ई क्या है, बड़ी ई क्या है, तो बोलो ई। गुरुजी फैल गया, सर्किल नहीं बना। अवृत्तमुखी बोलो ई बड़ी, हाँ ये इसमें भी नहीं बना। अच्छा बोलो आ, हाँ गुरुजी गोल नहीं हुआ, मुंह फैल गया है। आ, इसमें भी गोल नहीं हुआ। बोलो ऊ, ओ हो ओ गोला बना वृत्त बने तो वृत्तमुखी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में गृहीत ध्वनियां नहीं है? जो आगत ध्वनियां हैं, आगत शब्द कह लीजिए, गृहीत ध्वनि कह लीजिए, विशिष्ट वर्ण जो हिंदी में सम्मिलित हैं, इन सब खानदान। गृहीत माने ग्रहण की हुई, तो ग्रहण की हुई ध्वनि कौन है? ये अंग्रेजी का आ ग्रहण किया हुआ है, हिंदी का नहीं है। ये उर्दू का फा ग्रहण किया हुआ है, यजदा ग्रहण किया हुआ है, का ग्रहण किया हुआ नहीं है। गृहीत माने ग्रहण किया हुआ, जो हिंदी मूल का ना हो, बाहर से आया हो, उसको गृहीत कह देंगे। सवाल संख्या 9 देखते हैं। अंश, अमर और कृषक का शब्दकोश के अनुसार क्या क्रम होगा? अंश, अमर और कृषक शब्दकोश के अनुसार क्या क्रम होगा? तो भैया शब्दकोश के अनुसार देखें तो सबसे पहले जब शब्दकोश देखा जाता है तो उसमें अंग वाले अक्षर पहले आते हैं, फिर छोटा आता है, फिर बड़ा आता है, फिर छोटी आती है, फिर बड़ी आती, इस क्रम में देखा जाता। तो गुरुजी अंश सबसे पहले आएगा, उसके बाद छोटा आएगा, उसके बाद का आएगा, अंश अमर कृषक, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा वाह साहब तनिक दिखा उखा दीजिए डिक्शनरी तो कहा होगा कि तनिक हमारा भी मन बढ़ जाएगा कि हाँ हम डिक्शनरी देखे हैं। देखो कोई भी हिंदी या संस्कृत डिक्शनरी उठाओगे, जब शुरुआत होगी तो आपको पहले अंग वाले अक्षर मिलेंगे। देखो वो छोटा बड़ा वहा देना अलग बात है, लेकिन यहाँ से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले डिक्शनरी में यहाँ मत जाइएगा, वो तो वर्ण की पहचान है, लेकिन सबसे पहले यहाँ डिक्शनरी में देखिए अंग लिखा है, अंश। तो अंग से आरंभ करते हैं, छोटा से आरंभ नहीं करते, वो तो छोटा की पहचान के तौर पर बना दिया गया, लेकिन वर्णमाला के वर्णों का आरंभ जो होता है वो अंग से होता है। तो अगर किसी अक्षर में अंग है, हाँ उस पर अंग की मात्रा वो अंगाई नामा वाली लगी है
वो वाला अंग नहीं, मूल अंग, अंगूर लिखा हो, अंश लिखा हो, इस तरह के अक्षर लिखें तो वे सबसे पहले वर्णमाला में गिने जाएंगे। इसलिए दिस विल बी द प्रॉपर सीक्वेंस इन शब्दकोश। हिंदी वर्णमाला के आधार पर श्र वर्ण का स्थान किस वर्ण के बाद आएगा, तो वही संयुक्ताक्षर का खेला है। स्रा को देखो, स्रा से पूछो ये स्रा तुम क्या हो, स्रा कहेगा हम आधा सा और रा है, बस बुला लो इनका, कहाँ चलो, सा के बाद आओ। आओ कहीं ढूंढेंगे नहीं, और कहीं नहीं खोजेंगे, स्रा के बाद खोज लेंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कंठ से उच्चारित वर्ण है, कंठ से उच्चारित वर्ण है, तो मां साहब कंठ से अगर उच्चारण देखेंगे वर्ण का तो आकु विसर्जनिया नाम कंठा, पूरा खानदानमय कंठ का देख लो, छोटा आ, बड़ा आ, औ का, खा, गा, घा, अंगा, औ हा, और आहा। इतने अक्षर जो हैं ये पूरी वर्णमाला में कंठ के खानदान के हैं, इनको कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो ये छोटा जो है वो कंठ से हो गया, बाकी कोई कंठ वाला नहीं है। बढ़े चलो बढ़े चलो। निम्नलिखित में से रा का उच्चारण स्थान क्या है, रा का उच्चारण स्थान क्या है। शांति से क्लास पढ़नी है, कोई चक्कर मकर नहीं करनी है, एक सादा कागज रखिए, कोई महत्वपूर्ण बात हम पढ़ाते हुए बतिया के अतिरिक्त बोल जाएं आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप शांति से ऐसे प्रेम भाव से बैठेंगे, ऐसे अपना वहाँ बाल्टी आल्टी भैला करके, ऊपर से पानी बरस रहा है भर जाएगा, और बहुत चिकिर बिकिर करोगे, हिलोगे डुलोगे तो सब छलक के बाहर चला जाएगा। परीक्षा वाले दिन कान में ऐसे टाएं टाएं बोल करके उत्तर लगाइएगा, बस जितना पढ़ा रहे उतना प्रेम से पढ़ जाइए। निम्नलिखित में से रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो रा का उच्चारण स्थान बच्चा ऋतु रसाणा मूर्धा, रा जो है वो मूर्धा से बोला जाता है। कौन कौन मूर्धा से बोले जाते हैं, री मूर्धा से बोली जाती है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सब मूर्धा के खानदान के हैं। याद रखना, हर पंचमाक्षर अपने अपने खानदान का होने के साथ साथ नासिका से बोला जाता है, इसलिए नासिक के कहते हैं, अकेले नासिका का नहीं है, वो मूर्धा के खानदान का। तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो और रा और शा, इतने जो अक्षर हैं मूर्धा के खानदान के हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 13। निम्नलिखित में से ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए का उच्चारण स्थान और आई का उच्चारण स्थान बोल के देखो। ए ए ए, जब ए बोलते हैं तो क्या होता है, जबान फैल जाती है, तो अंदर से कंठ से आवाज निकलती है और तालू पर आवाज टकराते हुए आती है, तो कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ए दे तो कंठ तालु, हाँ कंठ तालु से बोले जाते हैं। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अल्प प्राण वर्ण नहीं है, तो अगर आप इस चैनल पर खाली वो शॉर्ट्स देखे हैं तो अल्प प्राण महाप्राण सब आपका पक्का हो चुका है। अल्प प्राण वर्ण कौन से नहीं है, तो आप जानते हैं कि 135 अंतस्थ, 1, 3, 5 और अंतस्थ और सभी स्वर, ये अल्प प्राण है। 135 अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण है। तो ये गुरु जी 135 का है, आप दिखाते हैं 135 का, इसीलिए पहले वर्णमाला लिख दी है। चलो 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 चलो, ये देखो, ये है 135। ये जो पहली लाइन है ये 5 × 25 अक्षरों की, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन। जब हम कहते हैं 135 माने कचट तप, जब हम कहते हैं नहीं, जब हम कहते हैं 1 तो कचट तप, जब हम कहते हैं 3 तो खचट गजट दब, और जब हम कहते हैं 5 तो अंगा नामा। 135 और अंतस्थ और इसके अलावा सभी 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं। 24 ऊष्म यानी दूसरी लाइन और चौथी लाइन, और ऊष्म माने सा सा साहा महाप्राण होते हैं। ऐसे चुटकी बजाओ सब खेल खत्म, मान नरक मचाए जिंदगी में, अल्प प्राण महाप्राण, ऐसे माँ प्राण पकड़ पकड़ देखते हैं, प्राण पकड़ पकड़ देखते हैं सब है। 135 अंतस्थ अल्प प्राण कह लो, बहुएगा। चलो 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 चलो, ये कहाँ गया, हाँ तो अब पूछो, इनसे पूछो रा कहीं अंतस्थ में या रा अलावा अंतस्थ में आता है, अच्छा, और सभी स्वर ये रा अंतस्थ में आता है इसलिए अल्प प्राण है, आ स्वर में आता है इसलिए अल्प प्राण है, ला अंतस्थ में आता है इसलिए अल्प प्राण है, और ये 2 नंबर का अक्षर है, 2 नंबर ही हटाओ इसको, ये अल्प प्राण के खानदान में नहीं है। कहाँ जाएगा जी, महाप्राण के खानदान में जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में महाप्राण वर्ण नहीं है, महाप्राण नहीं है। 24 ऊष्म महाप्राण होते हैं, ये जो सा है 24 ऊष्म महाप्राण, तो ये ऊष्म है, ये ऊष्म है, हाँ तो ये महाप्राण हो गए। घा से पूछो घा तुम क्या हो, तो कहेगा का खा गा घा, हम 4 नंबर पर आते हैं। चा से पूछो तुम कहाँ आते हो, कहीं हम पहले नंबर पर आते हैं। महाप्राण में दूसरी लाइन, चौथी लाइन और ऊष्म सारे अक्षर आ गए, ये पहला लाइन महाप्राण में नहीं आता है, खारिज करो इसको। पूछा महाप्राण वर्ण नहीं है, यही वाला नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में घोष व्यंजन नहीं है, घोष व्यंजन नहीं। तो हमारी भतीजी
एक तो नेत्रा को आप देखते हैं और दूसरे हमारे छोटे भाई की बिटिया है पावनी। तो वो शॉर्ट्स उसके सामने किसी ने चला दिए होंगे, तो वो उसने जैसे देखा, तो अब हम 3 भाई हैं सब जने मतलब। तो सबसे छोटे वाले की बिटिया का नाम पावनी है, तो बड़े भैया को तो बड़े पापा कहती है, तो हमको छोटे पापा कहती है। अब मंझले तो ठीक नहीं लगता, वैसे पूरा घर हमको मंझले भैया कहते हैं, तो वो छोटे पापा हमको बड़े पापा, छोटे पापा उसको पापा कहती है। तो फोन कर रही है कि छोटे पापा 1 2 सा सा सा। आप पढ़ा रहे थे, ये देखो हमको याद आ गया, 1 2 सा शा सा। ये क्या है? अघोष है। 1 2 सा 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 अघोष है, बाकी सब सघोष, बाकी सब सघोष। 1 2 सा 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 अघोष, बाकी सब सघोष है। यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन और सा 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 अघोष। तो ये देखो, और ये तो बाकी सब सघोष माने ये भी सघोष हो गया। अच्छा इनको अच्छा ये अच्छा अघोष पूछा है, ले खत्म। 1 2 सा 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 अघोष, बाकी सब सघोष। देखा है कि नहीं है? तुम कहा हो कौन खानदान को मालूम है? निस्सा दिख रहा है, पूछ रहे घोष व्यंजन नहीं है। तो अघोष कौन है? 1 2 सा सा अघोष है, सा को पकड़ो अघोष, बाकी सब घोष। कोई मतलब है नहीं गिनने का। और जिसको घोष कहते हैं उसी को सघोष कहते हैं। घोष और सघोष एक ही चीज है, घोष और सघोष एक ही चीज है। आइए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में, और ये शॉर्ट में पढ़ाया है, शॉर्ट में एक छोटे शॉर्ट में काट के दे दिया, बस खाली देख लीजिए। इन दिनों में छोटी छोटी 8 बजे कक्षाएं देता हूं, 8 बजे की उन कक्षाओं को नियमित देख लीजिए। कभी 5 मिनट की, कभी 3 मिनट की। आप देखते होंगे गुरुजी क्या भौकाली वो थंबनेल लगा है, 3 मिनट में सीखिए पूरा टॉपिक। तो सच में वो 3 मिनट का वीडियो होता है, तो लिख देते हैं 3 मिनट में। किसी में लिखा रहता है 7 मिनट में सीखिए पूरा टॉपिक, तो वो वीडियो 7 मिनट का होता है, तो लिख देते हैं 7 मिनट। हम वो नहीं है कि ऊपर लिखे नैनो सेकंड और अंदर चले 20 मिनट का माल ना। जितने मिनट का वीडियो उतने मिनट में सीखिए, एकदम सच्ची बात है, कोई भौकाल वाली बात नहीं है। भीतर बाहर एक रहेगा, इसमें गड़बड़ नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अघोष व्यंजन नहीं है? अघोष व्यंजन नहीं है तो भाई 1 2 सा सा सा, तो ये अघोष है। पा फा ये दूसरा व्यंजन है, सा अघोष है। और या तो 1 2 सा 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 अघोष, बाकी सब सघोष होते हैं, तो ये भी अघोष है क्योंकि 2 नंबर है। तो बचा क्या? या खत्म। 1 2 सा 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 अघोष, बाकी सब सघोष होते हैं, तो बस इतनी सी बात है। आइए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। किस विकल्प में पदेन रा है? बड़ी जबरदस्त बात है। मास्टर साहब ये पदेन रा क्या होता है? पदेन से पूछो भैया, पदेन तुम कौन हो? कहीं पदेन माने पद, पद माने पैर, पैर वाले रा, और खत्म। पैर वाला रा कहां लगा है? कहां लगा है? हिंदी कोई दूसरी दुनिया की चीज थोड़े ना है, पैदा भय रहो जब उसके बाद से हिंदी बोलते हो। कोई मास्टर सिखाने आया था स्कूल में तो स्कूल से कि चलो हिंदी से सीखो? बिटिया वो नेत्रा बिटिया जो शॉर्ट आप देखते हैं उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वो कोनो स्कूल में जाके अंग्रेजी बोलना नहीं सीखी, उनकी मम्मी उनके पापा बोलते हैं। और दक्षिण भारत में शुरू में जब उनकी पोस्टिंग थी उनके पिताजी की, तो सब अगल बगल अंग्रेजी बोलने वाले थे, तो वो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है। वो ABCD बाद में पढ़ी से अंग्रेजी बोल, जैसे तुम छोटा बड़ा बाद में पढ़े हो और अंग्रेजी बाद में सीखे, वो क्या कहते हैं छोटा बड़ा बाद में सीखे हो, उसके पहले हिंदी बोल लेते थे। ऐसे जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, जिसकी तमिल है, मातृभाषा मैटर करती है, मदर टंग मैटर करती है। तो वो बिटिया अंग्रेजी की मातृभाषा है तो वो अंग्रेजी बोलते। अब वो ABCD पढ़, अभी भी प्रॉपर ABCD देख देख के पहचान नहीं पाती, लेकिन अब वो बढ़िया बोल लेती है। अब हिंदी सीख रही है धीरे धीरे। हाँ, तो हमारी बिटिया नहीं है, वो का सब हमारी बिटिया बना देते भतीजे हमारी। तो आप समझिए कि ये वो क्या कहते हैं, ऐसे हिंदी तो तुम भैया पैदा भय रहो तब से हिंदी बोल रहे हो, तो हिंदी को दूसरे ग्रह की भाषा थोड़े ना है। वो अलग बात है कि सबने मिल करके तुमको हिंदी को कठिन बना दिया। पहले कहा है तुम्हारी मातृभाषा है तो लोगों ने पढ़ाया नहीं, उसके बाद जब पढ़ाने की नौबत आई तो तुमको रटवाया। बस इसी चक्कर में तुमने हिंदी से मोह भंग कर लिया। इतनी प्यारी भाषा है, हमारा दिल धड़कता है हिंदी के लिए। हाँ, ये धक धक खाली हिंदी से तो है, हम ऊपर से नीचे तक हिंदी तो भरे। तो ये भाषा है, प्रेम की भाषा है, इसको ऐसे समझना है। इसको बोझा लेके थोड़े ना जाना है, परीक्षा देने जा रहे हैं टेंशन ले रहे हैं, माँ सर हिंदी कैसे होगा, हिंदी कैसे होगा। अरे मजे मजे से होगा, खाली सुन लो जाओ पेपर दे, मजे मजे से होगा। तो देखो पाँव में रा लगा है तो पदेन रा हो गया। अच्छा गुरुजी जो खोपड़ी पर रा लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं? इसको उड़ंतू रा बोलते हैं, नहीं इसको रेफ बोला जाता है, इसको रेफ बोला जाता है। पाँव में लगे तो पदेन रा बोला जाता है। ये पद का रा है, पदेन रा है। और चाहे पदेन रा की खासियत बात है, पदेन रा पूरा रा होता है। देखो पा के पाँव में लगा दिया प्रा, तो ये लिखा है आधा पाव रा। क्रा लिखा है, देखो क्रा में का आधा है, रा पूरा है। ये जो पद में पैर लगता है, रा लगता है, वो पदेन रा पूरा रा होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? जो पार्श्व से बोला जाए, पार्श्व
तो एक तत्सम तद्भव भी सीख लो लगे हाथ। पार्श्व तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पास होता है। एक तो ये जान लो। पार्श्व का साधारण मतलब अगल बगल होता है। बहुत पहले जब रेडियो बजता था, अब नई उम्र वाले 2000 बाद वाले कहा जाने, या हो सके देखे वेखे हुए सुने हुए, वरना रेडियो बजता था तो गाना वो कोई जो अनाउंसर है वो बोलता था, और इसमें पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर। तो माने फ्रंट में कोई हीरो नाच रहा है, और पार्श्व माने पीछे से बगल से अगल बगल से गायिका लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफ़ी है। पार्श्व माने अगल बगल, फ्रंट में ना हो, अगल बगल हो। तो जो फ्रंट में नहीं है वो फ्रंट से ना बोला जाने वाला अक्षर, अगल बगल से बोला जाने वाला अक्षर अकेले ला है। पूरी वर्णमाला में अकेले ला। गुरुजी ये क्या मामला है, पार्श्व माने अगल बगल या फ्रंट का ना हो, तो आप समझिए जब आप बोलते हैं ला, बोल के देखिए ला 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 बोलते हैं तो ये जबान आगे जाके ऐसे लॉक कर देती है। देखो ऐसे वैसे होता है, बोल के देखो लॉक हो गई। और जब हवा निकालोगे ला बोलने के लिए, अगल बगल से हवा निकलेगी, ला ला, तो ये फ्रंट लॉक हो गया, अगल बगल से हवा निकल गई, इसीलिए ला को पार्श्विक कहा जाता है, क्योंकि हवा इसके बोलने में पार्श्व से निकलती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लुंठित व्यंजन है। लुंठित शब्द का मतलब पहले पूछो। लुंठित माने लुढ़का हुआ, लुंठ माने लुढ़कना, लुंठित माने लुढ़का हुआ। कौन सा अक्षर बोलने में जबान लुढ़क रही है, लुढ़का हुआ। जहां जबान लुढ़क जाए बोलने में, या को बोलने में जबान लुढ़क रही है, नहीं गुरुजी। ला को बोलने में लुढ़क रही है, नहीं गुरुजी। रा को बोलने में, रे मजा आ गया, रा 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 बोलो तो रा बोलो तो ऐसे झर से ऐसे ऐसे लगता है जैसे जबान कपड़ा हो और जाजिम वाजिम दरी अरी बिछाई जाती, ऐसे झटके से गोलो खुलती चली जाती, ऐसे जबान देखो, रा 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 रा। एक तो लुंठित, लुढ़काया हुआ, हवा जबान पर ऐसे लुढ़कती हुई चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं लुंठित ध्वनि। तो यह अकेले लुंठित ध्वनि है रा। और मजे की बात है, इसका एक नाम लुंठित तो है, लेकिन इसको एक और बड़ा गजब शब्द कहते हैं, प्रकंपी। प्रकंपी ध्वनि या प्रकंपित इसी को कहते हैं। काहे कहते हैं, अकेले यही वर्ण है जो कपा देता है बोलने में। जबान कांपेगी, बोलो और कौन अक्षर से बोलो रा ही जबान को कपाएगा, और कोई कपा ही नहीं सकता। गुरुजी मोटरसाइकिल बचपन में चलाते, ये तो है, ये खाली रा में दम है। बाकी कोई पूरी वर्णमाला 52 वर्ण बोल डालिए, उसमें से किसी से जबान आपकी ऐसे नहीं करेगी, खाली जबान को ऐसे थरथराएगा, कपाएगा। कौन, रा। इसीलिए इसको प्रकंपी या प्रकंपित बोलते हैं, और इसको बोलने में हवा लुढ़कती है, इसलिए इसको लुंठित बोलते हैं। कितनी मजेदार है हिंदी, कितनी मजेदार है हिंदी ना गुरुजी। हम तो रटेंगे गुरुजी, हमको माल दे दो गुरुजी, हाँ हमको 1000 सवाल दे दो गुरुजी, 1000 सवाल, जिंदगी नरक करे हिंदी के। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्ष व्यंजन नहीं है। वर्ष किसको कहते हैं, वर्ष बोलते हैं ये जो हमारा मुंह है, मुंह में ये जहां मसूड़ा और दांत जहां मसूड़े में जाके गड़ गया है, उस मसूड़े वाले क्षेत्र को, दंत मूल को, जहां दांत का मूल है, उसको वर्ष बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। तो जो वर्ष से व्यंजन बोले जाते हैं उनको वर्ष कहा जाता है। और ये अक्षर हैं 5, जा, बोलो जा रसना ला, बोलो जा रसना ला, जा रसना ला, ये वर्ष व्यंजन हो गए। बस यही 5 व्यंजन वर्ष व्यंजन है, खत्म। जा रसना ला, तो जा रसना ला, वा नहीं है, वर्ष वा नहीं है, बाकी सब और सब है, वा नहीं है। 22 नंबर सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में काकल्य व्यंजन है, काकल्य व्यंजन है। तो काकल्य व्यंजन कौन सा है। देखो थ्योरी पढ़ाने में हमारा कतई मन नहीं करता है कि हम कोई बात करें, कुछ करें। ये सवाल चल रहे हैं, एक फ्लो में सवाल चल रहे हैं, सवाल में कंसेप्ट बनते चले जा रहे हैं। अब अगर हम ये बता दो गुरुजी, वो बता दो गुरुजी, तो जितना आनंद से निकल रही है हो जाती बंद। तो इसलिए इस कक्षा का यही सबसे बेस्ट तरीका है। निम्नलिखित में से विकल्प, निम्नलिखित विकल्प में किस विकल्प में काकल्य व्यंजन है। तो काकल्य व्यंजन है श, श्र, ह, त्र। तो काकल्य जो काक उसे बोला जाए, पूरी वर्णमाला का इकलौता काकल्य हा है। काहे कहते हैं गुरुजी, मुंह खोलो, ये दिखाएगा नहीं, अंधेरा है। तो वो जो कौवा लटकता है, ऐसे एक मांस का टुकड़ा लटकता रहता है, उसको काकू बोला जाता है। और पूरी वर्णमाला में खाली का है, जब इसको हा है तो हा बोलो तो अंदर से हवा निकलती है, तो जो काकू है वो ऐसे हिल जाता है, तो उस काकू पर ठोकर मारने वाला हा काकल्य कहा जाता है। और कोई काकल्य नहीं है, हा काकल्य है। हा वो बेचारा हिल जाता है, हाँ ऐसे 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 कांप जाता होगा, थरथरा जाता होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो मास्टर साहब सारे संयुक्त व्यंजन लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन बेसिकली संयुक्त व्यंजन क्या है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो है उसके बारे में कहा जाता है
कि एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा जुड़े तो संयुक्त व्यंजन है। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। आधा ला औचा ये संयुक्त है। अच्छा आधा पा ये संयुक्त तो है, लेकिन एक अक्षर रिपीट मार गया तो द्वित्व है, द्वित्व है। अच्छा कायदे से कहा ट्रा को भी संयुक्त व्यंजन जाएगा, लिखने वाले ने लिख दिया लेकिन ये कंफ्यूज हो गया, वो इसको पदेनरा बनाने के चक्कर में शायद एग्जामिनर ने गलती से लिख दिया है। एक अक्षर आधा एक अक्षर पूरा आपको कहीं मिलता दिखाई पड़े, जैसे आपने देखा होगा सवाल वो जो आते हैं परीक्षाओं में कि कट्टा वो ने द्वित्व वाले आते हैं, वो तो ये वाले द्वित्व वाले आते हैं, और संबल, इस बहुत सारे सवाल आते हैं जिनमें एक अक्षर अधूरा और एक आधा और एक अक्षर पूरा मिला के, तो जो एकदम क्लियरली आधा अक्षर और पूरा अक्षर मिला के दिखा रहा है तो वो जो है वो ये है। ठीक है, ये पदेन रा मान करके कि रा को एक रेफ मात्रा के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है, तो शायद एग्जामिनर या जो सवाल गढ़ा गया उस सवाल में कंफ्यूजन हो गया। तो कायदा तो यही कि एक आधा टा और रा पूरा मिले तो ट्रा माना जाएगा, लेकिन जो एकदम अलग क्लियरली हमको संयुक्त व्यंजन के तौर पर दिखाई पड़ रहा है तो उसी को पकड़ेंगे। तो ये भी नहीं, इसमें पदेन रा का उपयोग किया गया है। ये पैर वाला रा है, अगर ठंडा खड़ा होता है तो एक पैर में लग जाता है, और अगर मुंडी गोल होती है तो इस तरह लगा दिया जाता है, दोनों रा एक पे हैं। अच्छा, और चक्कर में भी द्वित्व हो गया है, द्वित्व हो गया है, तो फिर क्या बचा, ये अलजो लगा दो, बस यही हो जाएगा। क्या हो गया जी, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। होने को तो ये जो डबल डबल है ये भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन संयुक्त में जब समान अक्षर रिपीट कर जाए तब उसको द्वित्व कह देते हैं। बाकी आप अक्त ऐसे लिख दें, आधंत ऐसे लिख दें, इस तरह के व्यंजनों को भी एग्जामिनर कभी आपसे संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ श्रा के अलावा संयुक्त व्यंजन की बिरादरी से पूछ सकता है। तो ये 23वां सवाल हो गया। आइए 24 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अग्र स्वर है। अब अग्र पश्च का होता है गुरुजी, तो ये जो जबान होती है हमारी, इस जबान को जब बोलते हैं, ये जबान जो है हमारी, इसका जो टिप है इसको अग्र कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है इसको मध्य कहते हैं, पीछे वाला हिस्सा इसको पश्च बोलते हैं। तो जब हम कुछ अक्षरों को, विशेषता स्वरों को बोलते हैं, तो हमारी जबान का अगला हिस्सा कि बीच वाला हिस्सा कि पीछे वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा एक्टिव हो रहा है, उस एक्टिवनेस के आधार पर उसको अग्र, पश्च या मध्य कहा जाता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइए। तो भैया जिनको बोलने में जबान का अगला हिस्सा एक्टिव हो तो बोल के देखें। ए ए ए, बहुत स्लो मोशन में ए कहिए और महसूस करिए ए, तो लगता है जबान आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऐसे खींच रही है। अब बोलिए ऊ ऊ ऊ, बोल के महसूस करिए जबान पीछे को जा रही है। ओ ओ ओ, अभी भी एक्टिवेशन हाँ एकदम फ्रंट में नहीं है। आहा आहा, इसमें भी नहीं है। अग्रस्वर माने जिसको बोलने में जबान आगे खींच रही, ए ए ए, जबान आगे को आ रही है, अग्रस्वर अग्रस्वर। ऊ ऊ को बोलने में पीछे गई तो ये पश्च स्वर है। आओ दिखाए देते हैं, लिख दिया है, याद कर लो। इनको बोल के देखो 4, ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ, ये जबान का ये वाला हिस्सा एक्टिव। अग्रस्वर आ, छोटा आ बोलो आ, जबान एकदम बीच में दब जाती है। आ, मध्य स्वर, और ये अग्र हो गए, ये मध्य हो गए, बाकी जितने बच्चे सब पश्च स्वर, खत्म। पश्च वाले बोलो आ ऊ, लगता है जबान पीछे से खींच रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संवृत स्वर है। संवृत का होता है मां साहब, संवृत जिसको बोलने में मुंह क्या कहते हैं, नहीं सॉरी वृत्त नहीं, यह संवृत का मतलब होता है लगभग बंद। अ क्लोज्ड सर्किल कार्ड संवृत, संवृत माने क्लोज्ड सर्किल, तो सर्किल क्लोज है इसका मतलब मुंह एक सर्किल की तरह है, तो मुंह लगभग बंद हो जिन अक्षरों को बोलने में उनको संवृत कहा जाता है। जिनको बोला जाए और मुंह लगभग बंद हो उनको संवृत बोलते हैं। तो इन चारों को बोल के देख लीजिए कि किसमें मुंह सबसे कम, जिसमें सबसे कम बंद होगा उसी को संवृत मान लेना। हमारा मुंह देखो, चारों अक्षर हम पढ़ रहे हैं, आए ऊ आओ अंग, आए ऊ, सबसे कम मुंह बंद किसमें है, लगभग बंद किसमें है, ऊ में, पक्का ये संवृत। इसका ऐसा नाम नहीं है संवृत। संवृत माने क्लोज्ड मुंह, बंद मुंह लगभग, तो संवृत। कौन कौन होते हैं संवृत? संवृत होते हैं ऊ और ई, माने छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटी बड़ी, ये जो खानदान होते हैं संवृत होते हैं, संवृत होते हैं। ठीक है, अच्छा
निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्ध विपरीत है? तो 4 अक्षर होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ये होता है मुख के खुलने के आधार पर वर्णों का विभाजन, मुख के खुलने के आधार पर। तो जब मुंह खुलता है तो समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत, ये 4 हैं। समृत माने मुंह लगभग बंद, अर्ध समृत माने थोड़ा खुला, अर्ध विवृत माने थोड़ा और खुला, और विवृत माने सर्किल डिस्क्लोज्ड, सर्किल कटेड, सर्किल खुल गया तो विवृत। जिसको बोलने में सर्किल खुल जाए पूरा, बड़ा आ, इससे बड़ा सर्किल कहीं नहीं मिलेगा, पूरी तरह मुख खुल जाए। मुख के खुलने के आधार पर जो सर्वोच्च सीमा है वो विवृत की है, और जो सबसे कम सीमा है वो छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ की है। बाकी अर्ध समृत और अर्ध विवृत में आएंगे, बाकी अर्ध समृत और अर्ध समृत और अर्ध विवृत में आएंगे। तो इतनी व्याख्या में तो सारा क्लियर हो गया, कुछ बचपे नहीं करा है गुरुजी। छोटी अभी आप बताए समृत है, ऊ असमृत है, ये तो इसमें चले गए। बड़ा जो है वो विपरीत है, तो बचा क्या? आऊ, ये हो गया अर्ध विपरीत। गुरुजी एक बार सारे एक साथ लिख दीजिए तो हम याद कर ले, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आओ कर देते हैं यार। क्या है समृत? क्या है ये? है ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ। अर्ध समृत ए ओ, अर्ध विवृत ए अ आई औ, और विवृत होता है आ। आपको एक एक अक्षर से खाली इसकी वैज्ञानिकता दिखाता हूं, कितनी साइंटिफिक है हिंदी वर्णमाला, जिसको रट रट के तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली और लोगों ने रटा रटा करके तुम्हारी जिंदगियां खराब कर दी। तो देखो ई, इन चारों अक्षरों को खाली बोलूंगा, आप हमारा मुंह का खुलना देखिएगा। इसमें सबसे कम खुलेगा, यानी लगभग बंद रहेगा। इसमें थोड़ा खुलेगा, इसमें थोड़ा और खुलेगा, इसमें सबसे ज्यादा खुलेगा। सिर्फ पहले अक्षर बोलता हूं, आप हमारा मुंह देखना। ई, ए, आ, हुआ समृत। शुरू करके ई, ए, आ, ई, ए, आ, यही है समृत। लगभग बंद है, पूरा बंद। भाई मुंह बंद कर लो तो ऐसा थोड़ा बोलियो, बोले खातिर तनिक तो खुलबे करी ना। तो लगभग बंद, लगभग बंद, तनिक खुला, तनिक और खुला, और खूब खुला। ई, ए, आ, ये है समृत, विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृत्ताकार स्वर है? सर्कुलर स्वर कहां है? ए गुरुजी ये तो निपट आए हैं वृत्ताकार। जे को बोले वृत्त बन जाए, बोलो आ नहीं बना, बोलो ई नहीं बना, बोलो आओ बन गया। बस आगे जाने की जरूरत नहीं, आओ वृत्त बन गया। जहां वृत्त बन जाए वो वृत्ताकार हो जाएगा। और 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अवृत्ताकार स्वर है? अवृत्ताकार नहीं बना रहे वृत्त, ओ बन रहा है। अंग, अंग की बातें नहीं है। अय, ऊ, ये कुछ और लिखा रहा का है भाई। हम कहे कि कहाँ गया ये? टाइपिंग में ओ औ होना चाहिए था, वो अंग लिख गया है। अंग की तो गिनतियां नहीं है। ये वृत्ताकार अवृत्ताकार के खानदान में अंग की गिनतियां नहीं होती। हाँ, ये होता ही नहीं है। स्वरों स्वरों के लिए खेल है, 11 स्वरों का खेल है, तो अंग की गिनती नहीं है। तो ओ, औ और ऊ पहले, दूसरे और चौथे में बनेगा। आए, ए, आए, ई, इनमें मुंह बिल्कुल नहीं बंद, वो वृत्त बनाता है, तो ये सब अवृत्ताकार में आ जाएंगे। आए जो है वो अवृत्ताकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से प का उच्चारण स्थान कौन सा है? प, पा बोलो तो होठ पर होठ चपक गए, होठ, ओष्ठ। कुछ सोचना है? कुछ नहीं सोचना है। और यह हम आ गए अपनी धड़ 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 वाली यात्रा के साथ प्रश्न संख्या 30 पर। छोटा छोटा पढ़ेंगे, लगभग पूरा टॉपिक कोशिश करेंगे कि इन 30 प्रश्नों की पर अब उसमें श्रृंखला में शामिल कर लें। और हमारे साथ जो आपने नियमित अभ्यास किया है उनको भी देखते रहें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो यूपीएसआई के लिए मैंने जो लगभग 100 सीरीज करवाई हैं मिक्स्ड क्वेश्चन के अभ्यास के लिए, आपको वो जरूर देखना चाहिए।
अभी तक जो यूपीपी के नाम पर रात 9:30 बजे चला है आप उतना अभ्यास कर लें, और जो अभी करवा रहा हूँ ये चैप्टर वाइज देखते हुए चलें। हमको उम्मीद है कि आप हिंदी जब देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जैसे लेखपाल का आपने बड़ा हुआ बनाया, लेखपाल आपसे मजे ले लिया 10 सवाल पूछ के, ऐसे आप बड़ा हुआ बना लीजिए। यूपीपी का 37 सवाल बत्ते आएंगे जितना हमेशा पूछे जाते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो हिंदी में बहुत टेंशन न लो, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लो, जाओ। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वर जी एकदम सही बात लिखी है, कथन शुद्ध शुद्ध बताना है। जिनमें कम समय लगता है उनको ह्रस्व कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। हाँ गुरुजी ये भी बात सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। अरे गुरुजी ये भी बात एकदम सही है। बचा क्या? इसका मतलब उपर्युक्त सभी सत्य, कोई अशुद्ध नहीं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। और जब 2 मात्रा के ऊपर जाते हैं तो प्लुत कहा जाता है। प्लुत के लिए एक ही शब्द परिचित है, ये जो हमारे पास ओम का सिंबल है, इस ओम के सिंबल को यदि कभी लिखना हो तो ओ लिखा जाता है। ओ के बाद देवनागरी लिपि वाला गिनती का 3 बनाया जाता है और फिर म लिखा जाता है। याद रखना ये छोटा ऊ नहीं है, गिनती का 3 है, यानी ओ को 3 बार बोलना है। ओम, आप एक बार ओ बोलिए ओम, 2 बार ओ बोलिए, माने 2 मात्रा का समय लीजिए ओम। अब आप 3 मात्रा का समय लीजिए ओम। समझ गए? यही होता है प्लुत, यही होता है प्लुत। इकलौता प्रयोग है तुम्हारे पास प्लुत का। बाकी किसी को बुलाने में इस्तेमाल ए ओ, बुलाने में जो है ऐसे एस लगा के जो लंबा सा खींच देते हैं तो वो पुकारने के लिए आप प्लुत का प्रयोग करते हैं। वरना अगर आपको प्रैक्टिकली प्लुत देखना हो तो आपको यहां दिखाई पड़ेगा। 2 मात्रा दीर्घ होता है, 1 मात्रा ह्रस्व अथवा लघु कही जाती है। तो बच्चा इन 30 प्रश्नों के माध्यम से हमने वर्णमाला को एक नज़र में देखा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आपको इस तरह से फोल्डर्स दिखाई पड़ेंगे। सभी पुलिस परीक्षाओं का फोल्डर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फोल्डर, सभी इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश राज्य से शिक्षक परीक्षाएं सबके फोल्डर्स हैं। अभी एपीओ का एक परीक्षा होने वाली है। एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है। जो लोग एपीओ की तैयारी करते हैं वो यह बैच ले सकते हैं। टेट परीक्षा के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, आप टेट परीक्षा ले सकते हैं। और टेट के साथ में बताना चाहता हूं, टेट का नियमित अभ्यास सुबह 7:45 बजे हमारे हिंदी भास्कर टीचिंग चैनल पर होता है। हमारे यूट्यूब पर 2 चैनल हैं, एक हिंदी भास्कर है, एक हिंदी भास्कर टीचिंग है। तो हिंदी भास्कर टीचिंग पर सवेरे 7:45 बजे रेगुलर लाइव क्लास चलती है, इस पर भी। और सिपाही बैच हमारे पास अवेलेबल है, आप ये सिपाही बैच ले सकते हैं। इस सिपाही बैच में पूरा पाठ्यक्रम एक साथ कंसाइज है। इसमें से 10 टेस्ट करवाने थे, अलग से कोई टेस्ट नहीं लाएंगे। 10 टेस्ट आपने ये फीस दी है, इसी में 10 टेस्ट आपको मिलेंगे। उन 10 टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। ये टेस्ट आपको आज रात्रि में अपलोड किया जाएगा, कल से उसका सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा और फिर सोल्यूशन मिलेगा। आप रात्रि में जब भी समय मिल पाता है तो ये अपलोड हो जाएगा। मतलब आज से विचार किया था, बन गया, बस अपलोड करना बाकी है, वो हम कर देंगे। 10 टेस्ट आपकी परीक्षा के पहले हम करवा लेंगे। और ये जो कक्षाएं हम ये करवा रहे हैं यहाँ, ये कक्षाएं अभ्यास वाली, ये इस थ्योरी और कंसेप्ट के अलावा ये वाली कक्षाएं डायरेक्टली यहाँ भी अपलोड कर दी जाएंगी, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए यहाँ आना पड़े। आप एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये 6 महीने वैलिडिटी का बैच है, आप देख सकते हैं। ये वर्दी बैच है, ये जो मैंने उत्तर प्रदेश दारोगा के लिए पढ़ाया, 1 साल में कंप्लीट डिटेल से पढ़ा दिया। मतलब ये पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, सब कुछ डिटेल से है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी है, सब कुछ है। अगर आप हिंदी कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं, गुरुजी लोअर भी देना है, गुरुजी सिपाही देना है, गुरु फलाना देना है, धमाका देना है, आप एक बैच ले लीजिए, साल भर की वैलिडिटी का पढ़िए, इसी बेड़ा पार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चक्कर मगर करने की जरूरत नहीं है। और ये पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए बैच है। और बस इतना ही, इतनी सी मोहब्बत है, इतना सा फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। करते हैं आज के एपिसोड को यहाँ खत्म, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय। यह कक्षा हमने रिकॉर्ड की है जी, यह कंप्लीट रिकॉर्डेड कक्षा थी। और परिस्थिति रहेगी तो लाइव भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके रिकॉर्डेड और लाइव का कोई मतलब नहीं है। आप खाली नरक मचाते हैं, कमेंट पढ़ाते पढ़ाते हमारे नरक हो जाता है। ये वाला ज़्यादा मजा आया आज हमको। चलिए, बहुत धन्यवाद, बाय बाय।